हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज का जो आईपीओ की एंकर लिस्ट वगैरह आ चुकी है, कल की तारीख में आ गई थी। बट हम क्या कि वीडियो लाइव हो गया था, इस कारण डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार एंकर लिस्ट आई है, तो उसके बारे में अपडेट लेंगे। उसके अलावा हेक्सागन आईपीओ का लेटेस्ट अपडेट वगैरह जानेंगे, और साथ ही जो ओयो आईपीओ है उसको सेबी से अप्रूवल मिल गया है, उसके बारे में भी अपडेट लेंगे। और आज मार्केट का अगर हाल जाने तो आईटी स्टॉक्स हैं, उनमें वापस गिरावट देखने को मिली है। तो गिरावट के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से तेजी थी। तो उसके बारे में भी अपडेट लेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। और लिंक से ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे फेक और फ्रॉड चैनल्स हैं, कहीं आपके साथ धोखा ना हो जाए, इसीलिए लिंक से ही आपको ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की, तो करीब करीब 188 करोड़ रुपए, मतलब 188 करोड़ रुपीस जुटाए गए हैं एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा। 600 करोड़ रुपए से ऊपर का साइज है इसका इश्यू साइज। तो मान के चले 25 से 30% के बीच में जो अमाउंट है वो एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाया गया है। अगर उसके अंदर अगर बात करें म्यूचुअल फंड्स की, जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आपको नाम ध्यान ही होंगे, तो उसके अंदर शामिल है एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो इंडिया का टॉप म्यूचुअल फंड है, आपको पता ही होगा। फिर आईसीआईसीआई, फिर एचडीएफसी, ये टॉप 3 है इंडिया के म्यूचुअल फंड्स। उसके अलावा निपॉन, कोटक, तो ये टॉप 5 म्यूचुअल फंड सबके नाम शामिल है इसके अंदर। बहुत ही बढ़िया बात है, मतलब अगर आप कहें म्यूचुअल फंड के अंदर तो लगभग टॉप 5 नाम शामिल है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि छोटा साइज है, छोटा इशू साइज के हिसाब से जो एंकर लिस्ट है, तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया है। फिर उसके अलावा एडलविस है, बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह के नाम शामिल है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर मैं पूरे में से पूरे पॉइंट देना चाहूँगा। फिर बात करें एफआईआईस की, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, इसके अंदर बड़ा नाम अगर कहें गोल्डमैन सैक्स, फिर एबेकस, सिटी ग्रुप, और उसके अलावा श्यूस पैसिफिक, ये तरह के कुछ नाम शामिल है एफआईआईस के अंदर। एफआईआईस के अंदर भी ठीक है, अच्छे नाम है, ठीक है। फिर बात करें इंश्योरेंस कंपनीज की, तो इंश्योरेंस कंपनीज भी शामिल है इसकी एंकर लिस्ट के अंदर। ओवरऑल एंकर लिस्ट छोटे साइज के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। और म्यूचुअल फंड के अंदर लगभग आप मान के चले सारे बड़े नाम जो कहें वो शामिल है। तो इससे क्या है कि काफ़ी हद तक मजबूती मिल जाती है एंकर इन्वेस्टर्स को, मतलब एंकर इन्वेस्टर्स के कारण आईपीओ को। तो एंकर लिस्ट में अगर मैं पॉइंट देना चाहूँ 10 में से, तो म्यूचुअल फंड में तो पूरे पॉइंट है, बाकी एफआईएस में और इंश्योरेंस कंपनी शामिल करें 3-3.5 पॉइंट दे सकते हैं। तो 10 में से लगभग 8.5 जैसी रेटिंग आराम से दे सकते हैं। हालांकि ज़्यादा बहुत ज़्यादा नाम शामिल नहीं है, बट जितने भी है प्री साइज में बहुत अच्छे नाम है। तो इस कारण मुझे 8-8.5 रेटिंग मैं इसको दे रहा हूँ। छोटे साइज के हिसाब से भी अच्छी एंकर लिस्ट है। तो एंकर लिस्ट में जो हम 4 पैरामीटर्स देखते हैं, तो उसमें मैं पूरा 1 पॉइंट इसको देना चाहूंगा, ठीक है। ये पर्सनली मैं मेरे हिसाब से दे रहा हूं, मैं सही गलत हो सकता हूं, ठीक है, मैं पर्सनली सिर्फ मेरी राय है। फिर दोस्तों बात करें जीएमबी की, ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम बहुत ही शानदार बता रहा है। बट ग्रे मार्केट का प्रीमियम कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है, गलत पैरामीटर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये ग्रे मार्केट के अंदर सिर्फ डिमांड और प्रीमियम को बताता है। तो ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो सिर्फ जानकारी के लिए ले रहे हैं, बाकी इसके भरोसे आपको नहीं रहना है। तभी जो जीएमपी बता रही है 30% के आसपास, लगभग 60 रुपए पर शेयर के आसपास बता रही है। लगभग आप मान के चले कि इतनी डिमांड इसकी बता रही है, ठीक है। तो जीएमपी के मामले में भी पूरा 1 पॉइंट मिल जाता है, बट जीएमपी के भरोसे नहीं रहना है, ये चीज दिमाग में रखते हुए चलिएगा। फिर दोस्तों बात आती है सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन में अगर पॉइंट दें, तो अगर आज सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो लगभग सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो गए हैं, क्यूआईबी पोर्शन को छोड़कर। अगर टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो लगभग 2.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है ये आईपीओ। बहुत ही बढ़िया बात है, पहले ही दिन इतना अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। क्यूआईबी पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है, वो जनरली दूसरे-तीसरे दिन ही हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। और नॉर्मली भी पिछले आईपीओ आए तो उनमें क्यूआईबी जल्दी आ रहे थे, क्योंकि उनको सब्सक्रिप्शन मिल नहीं रहा था। अभी क्या इसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो इस कारण मुझे लगता है कि क्यूआईबी तीसरे दिन ही ज़्यादा एक्टिव होते हुए देखने को मिलेंगे। एनआईआई पोर्शन की अगर बात करें, 5 गुना से ऊपर एनआईआई पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल पोर्शन 2.5 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो गया है। एम्प्लॉय पोर्शन भी 3 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो गया है। तो ओवरऑल अगर सब्सक्रिप्शन देखिए तो बहुत बढ़िया है। पर्सनली मेरी बात करें तो मैंने एक लॉट स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर, मतलब एक आईडी से, जो घर के एक फैमिली मेंबर से, फिर कुछ लॉट, 1-2 लॉट मैंने रिटेल कैटेगरी से अप्लाई किए हैं, बाकी 1-2 लॉट मैं कल करूंगा। तो मैं भी थोड़ा मार्केट की कंडीशन को देखते हुए ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा हूँ, मतलब ज़्यादा बिग एचएनआई वगैरह में मैं नहीं जा रहा हूँ, ना ही भी इतना पैसा बचा है, क्योंकि लगातार अपन देखते हैं मार्केट की हाल ऐसे हैं कि इन्वेस्ट करते करते लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं बचा है। तो अभी मैं रिस्क को मेंटेन करते हुए चलूँगा, मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि भले ही जीएमबी ज़्यादा है, कंपनी अच्छी है, बट मार्केट की कंडीशन को भी हमें दिमाग में रखते हुए चलना है। पैसा हमारा है, रिस्क मैनेजमेंट करते हुए चलना है। जीएमबी देखिए अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है।
बाकी आपकी मर्जी, आप लोग क्या करेंगे वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रेकमेंडेशन नहीं, ये चीज़ दिमाग में रखते हुए चलिएगा। फिर सब्सक्रिप्शन में भी पूरा इसको 1 पॉइंट मिल जाता है। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशंस में हमने इसको आधा पॉइंट दिया था, ठीक है, तो वैल्यूएशन में आधा पॉइंट मिलता है। तो 4 में से जो 4 हमारे पैरामीटर्स में से लगभग इसको 3.5 पॉइंट मिलते हैं। इससे पैरामीटर्स हम आज की कंडीशन और रिस्क देखते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखते हैं, ठीक है ना। बाकी कल फाइनल अपडेट का वीडियो मैं आपको दे दूंगा। फिर दोस्तों जो हेक्सागन आईपीओ है वो 5 जून को ओपन होने वाला है, ठीक है, और इसके एंकर लिस्ट भी कल की तारीख में देखने को मिल जाएगी। हो सकता है एंकर लिस्ट ना भी आए क्योंकि छोटा इशू साइज है, बड़ा ज़्यादा इशू साइज नहीं है, तो एंकर लिस्ट ना भी आए ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। बट जो भी आएगा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, जो भी अपडेट होगा, ठीक है। अभी की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर देखें तो 0 बता रहा है, कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है। बट जो 0 जीएमपी है वो ये कंपनी डिजर्व नहीं करती है बिल्कुल भी, उससे कहीं बेहतर डिजर्व करती है कंपनी। हमने एनालिसिस की थी, जो इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स है काफ़ी स्थिर अच्छे हैं, मतलब इतने खराब भी नहीं है कि इसकी 0 जीएमपी हो, ठीक है ना। तो मैंने आपको कहा कि जीएमपी एक अंदाजा होता है, इसके पूरे भरोसे हमको नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना, तो हम पूरे भरोसे नहीं है। बाकी बाय सेल का रिकमेंडेशन ही आप रिव्यू वाला वीडियो देखिए, उसके अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और आपको सीएमआर ग्रीन के अंदर भी देखना है तो उसका भी रिव्यू का वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, मैंने क्लियर की भी है, ठीक है। अभी तक इसके अंदर कोई डिमांड नहीं है, बाकी कोई अपडेट आएगा, डिमांड आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी फाइनल अपडेट वगैरह सारी चीज़ें की वीडियो मिलते रहेंगे आपको, हमसे जुड़े रहिए आप। फिर दोस्तों जो ओयो कंपनी है, ओयो के आईपीओ को आखिरकार अब सेबी से अप्रूवल मिल गया है। इन्होंने कॉन्फिडेंशियल रूट से अपनी डीआरएचपी वगैरह फाइल की थी, मतलब जो पब्लिकली बाहर नहीं आती ज़्यादा इनकी जानकारी। तो 6650 करोड़ रुपए, मतलब 6650 करोड़ रुपए के आसपास का इसका इशू साइज हो सकता है, जिसको अभी सेबी से अप्रूवल मिला है। इसकी पेरेंटल कंपनी प्रिज्म, PRISM, उसको अप्रूवल मिला है, मतलब यही ओयो है। तो इसकी जो वैल्यूएशंस करीब करीब हो सकती है 7 से 8 बिलियन डॉलर के आसपास, मतलब 60 से 70 हजार करोड़ रुपए के आसपास। पहले जो वैल्यूएशंस इन्होंने दी थी, पहले ही आईपीओ लेकर आने वाले थे, तब इनको मंजूरी वगैरह शायद नहीं मिली थी, तब भी 12 बिलियन डॉलर के आसपास अपनी वैल्यूएशंस मांग रहे थे। इन्होंने घटाकर 7 से 8 बिलियन डॉलर कर दिया। मतलब ये कंपनी, आपको सोचने की बात है कि समय रहते वैल्यूएशंस बढ़ती है या घटती है, ये आप सोचिए। इन्होंने अपनी वैल्यूएशंस पहले 12 बिलियन डॉलर दी, फिर 7 से 8 बिलियन डॉलर कर दी। ऐसा क्या हो गया कि आपने वैल्यूएशंस घटा ली? तो इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि सारे जो वैल्यूएशंस लेके आ रहे फेक वैल्यूएशंस है क्या? सोचने वाली बात, आप खुद सोचिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब ये क्या करेगी, अपनी अपडेटेड डीआरएसपी फाइल करेगी, ठीक है ना, जिसके अंदर प्राइस बैंड, मार्केट लॉट, सारी जानकारी हमें सामने आते हुए देखने को मिलेगी। अभी प्राइस बैंड, मार्केट लॉट की जानकारी नहीं आई है। तो ओयो आईपीओ को मंजूरी मिल गई है सेबी से आईपीओ लाने की, आईपीओ जल्दी हमें देखने को मिल सकता है। और ये जो अपडेटेड डीआरएचपी जुलाई वगैरह के अंदर हमें फाइल होते हुए देखने को मिल सकती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको दे दूंगा। तो ये हो गए आईपीओ के हाल। अब दोस्तों जानते हैं मार्केट के हाल। तो आज मार्केट की अगर बात करें, सेंसेक्स निफ्टी जो बड़े इंडेक्स है, ठीक है ना, जो टॉप इंडेक्स होते हैं, उनमें आज हमें गिरावट देखने को मिली, और बाकी जो सारे इंडेक्स हैं उनमें भी गिरावट देखने को मिली। सिर्फ जो बैंक निफ्टी है, निफ्टी बैंक, उसके अंदर आज हल्की सी हमें तेजी देखने को मिली है। बाकी सारे इंडेक्स आज लाल निशान के साथ ही क्लोज हुए हैं। बाकी एफआईएस ने आज 5600 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग की है, डीआईएस ने 5700 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग की है। एफआईएस की सेलिंग लगातार बरकरार है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है आईटी इंडेक्स की, जिसके अंदर 5.5% जैसी गिरावट है, बहुत ज्यादा ह्यूज गिरावट देखने को मिली है। जो इतने दिन तेजी थी वो सारी एक साथ में ले ली वापस। तो इस गिरावट के पीछे का कारण क्या रहा? तो देखिए, आईटी इंडेक्स के बारे में हम डिस्कस ही कर रहे थे कि भाई एआई आया, उसके बाद आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई और गिरावट भी देखने को मिल रही है। जो कंपनियां नया बदलाव करेगी, एआई के अंदर आएगी या कुछ अपने अंदर नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी लेके आएगी, तो वो बच पाएगी। बाकी जो आईटी कंपनियां, उन पर बहुत ज़्यादा खतरा होने वाला है, ठीक है। मैंने आपको ये भी कहा था। और फिर वापस जब तेजी आने लगी, तब मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको याद हो तो, कि भाई आज आईटी स्टॉक के अंदर तेजी है। बट मैंने आपको कहा था कि थोड़ा संभल के रहिएगा। ये क्या है कि जो इतने दिन गिरावट है, जो इतने दिन गिरावट थी आईटी स्टॉक्स के अंदर, उसको क्या है कि थोड़ा चढ़ा के फिर प्रॉफिट बुक करने का था, मतलब ऑपरेटर्स का गेम था ये। तो उसके अंदर क्या था कि आईटी स्टॉक्स को थोड़ा चढ़ा दिया, फिर वापस क्या है कि आज इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी। तो ये थोड़ा अभी गेम चलेगा, इससे आप संभल के रहिएगा। और पिछले 1-2 दिन जब तेजी आई थी, तब ये भी बातें चल रही थी कि अब एआई इंडस्ट्री और आईटी इंडस्ट्री साथ मिलकर चलेगी, क्योंकि एआई को इंप्लीमेंट करना है तो आईटी इंडस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। ये सारी बातें हो रही थी, ठीक है ना। बट देखिए, एआई आया है तो आईटी की ऐसा नहीं कि जरूरत नहीं रहेगी, आईटी इंजीनियर्स की जरूरत रहेगी। बट ये चीज़ तो फैक्ट है कि जहाँ 100 इंजीनियर्स की जरूरत थी, वहाँ 10 या 20 इंजीनियर्स की ही जरूरत रहेगी। तो 80 जो इंजीनियर्स की जॉब जाएगी। इसीलिए आईटी स्टॉक्स पर संभलना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आईटी स्टॉक्स बस अब चलने ही शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इस पर खतरा तो है। और जो कंपनियां नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करेगी, एआई पर काम नहीं करेगी, तो वो पिछड़ने ही वाली है।
ये चीज़ दिमाग में रखते हुए चलिएगा। इन पर अभी लाल मतलब खतरे की घंटी है, संभल कर चलना है अपने को, किसी भी मार्केट ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है, सोच समझ के अभी क्या चीज़ चल रही है वो दिमाग में रखते हुए चलना है, ठीक है ना। बाकी मेरी तरफ से कोई आईटी स्टॉक्स के अंदर बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ जानकारी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और बाकी दोस्तों जो विप्रो का बायबैक है उसको लेकर जो लास्ट बायबैक की डेट है कल की तारीख है 4 जून, 5 जून को उसकी रिकॉर्ड डेट है। तो ये चीज़ दिमाग में रखते हुए चलिएगा, फिर आप कहना मत कि मैंने आपको बताया नहीं, मैंने आपको सारी जानकारी लगातार दे रहा हूँ। फिर विप्रो बायबैक में अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा, तब इसकी रिकॉर्ड डेट चली जाएगी, उसके बाद बायबैक की डेट वगैरह अप्लाई करने के लिए आ जाएगी। उसके अंदर मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे अप्लाई करता है बायबैक के अंदर, काफ़ी लोगों को नहीं पता है, वो मैं बता दूंगा। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आएगी, हेल्पफुल लगेगी। हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।